नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला है। ये दोनों जानकारियां आपको प्रोग्राम शुरू होने के पहले के जो बम्पर होते हैं, जिसके जरिए प्रोडक्शन के लोग अपनी सैलरी जस्टिफाई करते हैं, दैट वाज अ बैड जोक, आई अपोलोजाइज, उससे पता चल गया होगा। मेन जो क्यूरियोसिटी होती कि इस बार सौरभ द्विवेदी कौन सी किताब पढ़ के आए हैं। आजकल अपना बिल्कुल सही फॉर्म चल रहा है, जैसे बल्ले के बीच में गेंद आती है ना, तो अपन दिन में एक किताब गिरा रहे हैं। हमने ये किताब पढ़ डाली है। इसको हमने आपको नेता नगरी में भी रेकमेंड किया था। इसका शीर्षक है The War That Made Raw, Research and Analysis Wing. It's a funny name, not a very usual name. उसके पीछे भी एक कहानी है, और इन सब कहानियों को, रॉ से जुड़ी कहानियां, 1971 के युद्ध से जुड़ी कहानियां, जिसको इस बरस 50 बरस हो जाएंगे। 16 दिसंबर को ढाका के रेस कोर्स मैदान पे जो सरेंडर हुआ था, उसके पहले 15 तारीख को जो तमाशा हुआ था, उसके पहले 14 तारीख को जो फाइनल असॉल्ट हुआ था, विंग कमांडर बिश्नोई के नेतृत्व में जो बम गिराए गए थे, उन सब के बारे में आरएन काव ने क्या किया, ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, याहिया खान के दफ्तर में किस तरीके से प्लान किया गया, किस तरह से जासूसी की गई एक डॉक्टर के सिक केबिन का सहारा लेके, चिकन पॉक्स का सहारा लेके। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलते बोलते ध्यान आ गई कि किस तरह से एक जेलर ने मुजीबुर रहमान को लिंच होने से बचाया, और वो कितना क्रूशियल था। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को लैला ने कैसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर अप्रोच किया। सो मेनी वंडरफुल टेल्स। और इन कहानियों को सुनाया है दो ऑथर्स ने, अनुषा नंद कुमार एंड संदीप साकेत, जो आपको अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। किताब वाला में आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आप लोग एकदम झांफाड़ सी टी शर्टें लेके आए हैं, अनुषा ने पहन रखी है चाचा चौधरी वाली प्राण की, और संदीप ने पहन रखी है दो मुर्गे लड़ रहे हैं। ये क्या? अच्छा, और नीचे भी है, फैमिली ट्री है पूरी। दो मुर्गे, फिर जेब्रा मुर्गा, फिर पोल्का डॉट और स्क्वायर। वाह! अरे यार भाई साहब, पूरी फैमिली। ये बताओ, ये गुरु आप लोग रहते कहाँ हो? हम लोग मुंबई वर्सोवा में हैं, अंधेरी वेस्ट। वर्सोवा में रहते हो? हाँ, मतलब पैसे वाली पार्टी है, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए तो यहाँ रहना पड़ता है। पुअर जोक नंबर 2 वाला था। तो भाई साहब, ये आपकी, जैसे हम लोग जब रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले बात कर रहे थे, एक ये मुर्गे की लड़ाई वाली बड़ी अच्छी फिल्म है धानुष की। हाँ जी, आदू कालम के बारे में बात कर रहे हैं। यस। आप लोग किस राज्य के रहने वाले हैं मूलतः? अनुषा ओरिजिनली तमिल है, बट अनुषा पुणे में रहती आई है बचपन से। अभी तो शादी के बाद में रह रहे। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करा है, और हम दोनों ने साथ में ही सत्येंद्र फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन एंड स्क्रीन राइटिंग। कोलकाता। कोलकाता। ओह, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। तो आप लोग फिल्में बनाते हैं या लिख रहे हैं फिलहाल? काफी सारी। अनुषा हैज डायरेक्टेड सम वेब सीरीज नाउ. And I have a YouTube channel called Bharatiya Digital Party, Bhadipa. It's a Marathi YouTube channel. तो भारत डिजिटल पार्टी, भाड़ीपा, yes. सॉरी, हम लोगों ने पंजाबी इतनी सुन रखी है कि तो हर चीज को खींच देते हैं। Many of the friends also say बड़ीपा। Very good. तो आप लोग लिखते हैं और ये वेब सीरीज और ये सारी चीजें बनाते हैं जी। इन सब के बीच रॉ पर लिखने का ख्याल कैसे आया? वर यू वर्किंग ऑन सम पिच, सम वेब सीरीज, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ? Actually, so Sandeep has done history. He studied history from Hindu College, and we, as I said, we were in Kolkata. So बहुत सारी जो 71 की stories थी, and Bangladeshi refugee stories, all of that we were very well versed with. तो एक बार and you think of what interesting topics for films and series, but किसी ने बनाई नहीं है अभी तक. So once you start researching, वो एक rabbit hole की तरह हो जाता है. Like you keep researching, and then you backtrack and you realize कि अरे Raw was kind of formed for this. So that's when all the research came together, and we work very closely with Mr. Hussain Zaidi. So we were telling him कि we have this kind of material, क्या करें इसका? So he said किताब लिख लो. And we're like, it's not that simple. तो उन्होंने बोला नहीं, कोशिश तो करो. So then that was where the process started कि इतना सारा जो मटेरियल है उसको एक थोड़ा assimilate करके
let's फॉर्म देके, एक बुक का फॉर्म देके इसको किया जाए। पर वैसे भी मतलब जो रॉ का हिस्ट्री है और जो वॉर की हिस्ट्री है, मतलब जो इंडिया में पीपल आर नॉट वेरी फैसिनेटेड विद उनका जो वॉर का हिस्ट्री है। लाइक हम 65 वॉर 71 वॉर के बारे में रफली बात करके आगे बढ़ जाते हैं, बट पॉपुलर कल्चर में जैसे कि वेस्ट में सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे आर पार्ट ऑफ देयर पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर मूवीज एंड ऑल। इंडिया में वो कहीं पार्ट ही नहीं है हमारे उसका, यू नो। मे बी यू नो एक वॉर पे फिल्म बनी, कभी बॉर्डर, कभी आज से 20-25 साल पहले वो फिल्म आई थी, बट nobody has actually, कोई लिखता नहीं है वॉर के बारे में सच, which are like part of the popular culture, popular literature. So we thought कि why don't we write one, एक बुक लिखी। we weren't 100% sure कि वो publish होने वाली है, Publish ऐसे ऐसे हमने लिख तो ली, फिर हो गई publish। I sincerely pray कि आप लोग के अंदर ये ह्यूमिलिटी हमेशा बची रहे और थोड़ा राइटर्स स्कैटर्ड भी होते हैं। अभी देखिए, ये दर्शकों के लिए नोट है, ये फिल्म नंबर 2 है जिसका जिक्र आ रहा है। पहली हमने धानुष की भाई साहब के मुर्गों को देख के बताई, दूसरा निशा ने एक शब्द का जिक्र किया, रैबिट होल, इस नाम से एक कमाल की फिल्म भी है निकोल किडमैन की, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। चलिए, अब जैसे आप ये बता रहे थे कि बॉर्डर बनी जो लोंगोवाल वाले एरिया में फाइट हुई थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में, शकरगढ़ में फाइट हुई थी, जिसके बारे में आपने लिखा है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टैंक बैटल। यस। और हम लोग फ्यूरी और कितनी फिल्में देखते हैं, मतलब वो लोग अभी तक हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बेच रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, करेक्ट। और हमने 71 विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्री इन द वर्ल्ड, और कितना कम जानते हैं। तो मैं पूरी तरह से आपके कंसर्न से सहमत हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं मानेकशॉ सैम बहादुर के बारे में पढ़ता हूँ, मेजर जनरल शुभी सूद ने उनकी एक बायोग्राफी लिखी है, उनके जो दूसरे एडीसी रहे उन्होंने भी एक बायोग्राफी लिखी है, या वॉर की और दूसरी चीजों के बारे में जो पीएन हक्सर ने, धर ने या इंदिरा के बायोग्राफर्स ने लिखा है। कमाल की कहानी है। चलिए इस कहानी को बांचना शुरू करते हैं, और सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के केंद्रीय किरदार से, आर.एन. काओ। व्हाट अ मैन। एक बड़ा मैन बोलते हो मेरे को अनिल कपूर याद आ जाते हैं। और इसमें इतने, मतलब जो उनका लास्ट कोट है किताब में और जो फर्स्ट कोट है, द लाइफ ऑफ अ स्पाई इज टू नो एंड नॉट टू बी नोन, और फिर जो बिल्कुल वो आखिरी में बोलते हैं अलविदा के वक्त की, हाँ है, मैंने पेंसिल से पूरी किताब गंदी कर रखी है पेंसिल से, कुछ लोग उसको गंदा करना कहते हैं, कुछ लोग उसको नोट्स लेना कहते हैं। अच्छा ही लगता है हाँ, जिसमें वो बोलते हैं कि हमारा काम इंफॉर्मेशन गैदर करना है, हीरोज का काम है फिर वो, हाँ हीरो के बारे में हाँ, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स गेम, द नोअर्स पावर्स लाई इन नोइंग नॉट इन एक्टिंग, दैट जॉब इज रिजर्व्ड फॉर हीरोज। तो सबसे पहले तो आप आर.एन. काओ के नेतृत्व में जो पहली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी, है ना, जिसमें हमने चीन जो पूरी दुनिया को धोखा देने पे उतारू है, आई मे साउंड लाइक अ इंटरनेट नेशनलिस्ट बट दैट्स द ट्रुथ एज वेल विद ऑल द जियोपॉलिटिक्स जार्गन, जिसमें हमने चीन के प्रीमियर की इत्तेफाकन जो जान बच गई थी उसकी फिर जांच की थी। तो मैं चाहता हूं अनुषा, संदीप, आप सबसे पहले उसके बारे में बताएं। किरदार स्टेज पर इंट्रोड्यूस होता है अपनी कलाबाजियों के जरिए। ओवर टू यू। जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उस समय दो प्रोमिनेंट फोर्सेस थी, अमेरिका एंड रशिया, यूएसएसआर। दे वांटेड लाइक पीपल टू अपने, ताकि अमेरिका अपने तरफ खींचना चाहता, यूएसए अपनी तरफ। सो उसके बीच में जवाहरलाल नेहरू, अपने जो Zhou Enlai was a Chinese premier and Indonesian premier, they wanted to create an alliance जहाँ पे कि वो इन दोनों की तरफ नहीं है, बट तीसरा एक फ्रंट है जो कि इन दोनों से अलाइन नहीं है। उसका जो पहला मीटिंग था, which was जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन कंट्रीज और न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज का पहला जो उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो इंडोनेशिया में होने वाला था। बाडुंग कॉन्फ्रेंस, इट इज कॉल्ड बाडुंग कॉन्फ्रेंस, वेरी फेमस कॉन्फ्रेंस। सो बाडुंग कॉन्फ्रेंस होने वाला था, तो उसके लिए इंडिया, वो जो कॉन्फ्रेंस था, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, Zhou Enlai, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडोनेशिया। तो उनको जो Zhou Enlai को फ्लाई करने के लिए जो प्लेन था, वो एक इंडियन पायलट, इंडियन क्रू के साथ प्लेन वहां पे गया था उनको लेने, एंड वो अमेरिकन मेड प्लेन था। एंड जब उनको and surprisingly the name of the plane was called Kashmir Princess. Kashmir Princess, yes. So there was this very
we imagine it to be a very cute plane because it's called Kashmir Princess, and with a crew that was Indian. इसका एसी कुछ ज्यादा ही 16 पे अटका हुआ था. वहाँ के जो it was the pilots and the stewards, everybody was Indian. The people who were flying were going to be Chinese nationals, and one of the key guests in that flight, or like the what do you say, the passenger of that flight, was the Chinese premier Zhou Enlai. जो वो last minute में he couldn't make it because of some family emergency. The flight takes off, it's on the waters, and it unfortunately crashes. Everybody on board dies except the crew. And वो जैसे वो हो गया, the first thing that comes across is sabotage. मतलब this was the beginning of some beautiful relationship, सब sabotage हो गया. So, and China has to doesn't know what to do, so they decide to ask Pandit Jawaharlal Nehru for help. And so he asked him for help, and Jawaharlal Nehru and they decide that the person who's going to do this investigation is none other than R.N. Kao. R.N. Kao, जो कि काफी Kashmiri Pandit, born in Banaras, worked for Imperial Police Service, and who now investigating Kashmir Princess. Yes, Kashmir Princess, 1955, flight from Hong Kong to Indonesia. So वो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि जो प्लेन था वो अमेरिकन मेड था, क्रू था, और जो प्लेन was Lockheed, I guess. Lockheed Constellation it was. And जो उसमें जो पैसेंजर थे वो चाइनीज थे, जो जिस वाटर में वो क्रैश होके गिरा था, that was Indian Ocean water. So it was multinational investigation which was being mounted. And because India की responsibility थी क्योंकि plane उनका था, it was led by an Indian, and हमारे जो काउ थे वो उसको लीड कर रहे थे. So that became उनका पहला वो एक्सपीरियंस था कैसे इंटरनेशनल वाटर्स को, लिटरली इंटरनेशनल वाटर्स को, सीक्रेट एजेंसीज को, सीक्रेट सर्विसेज को कैसे उनको वो इन्वेस्टिगेट करना है. Different languages, different agencies, different countries, वो सबको investigate करके it took around close to 18 months to investigate the entire thing. और जब उन्हें investigate करके निकाला उनको, और investigation उन्हें MI5 से, CIA से, चाइना की एजेंसी से, सबसे उन्हें वो investigation करके उन्हें ये निकाला कि एक Taiwanese national who was who was part of the ground crew in Hong Kong, he had planted a ticking bomb inside the plane. ये करके उन्हें निकाला. He was working for Chiang Kai-shek. 1949 में चाइना से ताइवान जाना पड़ा था. या और उस समय चाइना और ताइवान, जो कि चाइना भी वन यूनिफाइड चाइना की पॉलिसी अपनाता है, बट ताइवान इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. सो उनने मिस्टर काओ ने इन्वेस्टिगेट करके निकाला कि वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था पूरे कॉन्स्पिरेसी का. एंड फॉर दैट फीट Zhou Enlai gave him his personal seal, which was revered, which was like reserved for only very highly, decorated person, or person who's very extremely important person. So that one incident of Kashmir Princess got him into prominence. So uske baad, I think that was a good setting for what Mr. Kao would go on to do. तो नेहरू, भोलानाथ, मलिक और नेहरू की बिटिया सबकी नजर में वो आ गए थे. Yes, correct. तो उसके बाद तो लेकिन फिर वो घाना चले गए थे वहां पे इंटेलिजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए. रॉ की जो फाइल पहुंचती है 1968 में मिसेस इंदिरा गांधी की मेज पर, और हक्सर साहब और डीपी धर साहब, और पॉलिटिकली अगर देखें तो डीएन मिश्रा साहब, ये सब उस कोठरी का हिस्सा थे जो इंदिरा को गाइड करते थे. लेकिन ये रॉ की पिच कैसे हुई कि एक जरूरत है कि जब इंडिया में ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तब एक और इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट की जाए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. नाम तो खैर बाद में आया, पर उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? उसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि इंडिया और चाइना के बीच में 1962 का वॉर हुआ था, जो कि हम सब जानते हैं कि हमने वी लॉस्ट दैट वॉर. देन उसके बाद 1965 का वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि इंडिया की जीत हुई थी, बट बहुत ही मुश्किलों से हुई थी और बहुत ही दिक्कतों के साथ हुई थी. And we were caught surprised. We were not very well aware of the Pakistan move. उनको बाद में पता चला कि अपने कश्मीर में almost 10,000 Chinese soldiers as civilians had entered, and Indian intelligence को पता ही नहीं था. तो उस समय होता क्या था कि जो IB था, इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस, उनका जो डिपेंडेंस था बहुत सारा फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे कि मोसाद पे था, जैसे कि CIA पे था, रशिया की एजेंसीज पे था. एंड देयर
उनका जो भी लॉयल्टीज है, जो भी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है, हमें ये सब बदलता रहता था। तो कब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके लायक, कब नहीं दे रहे हैं, बहुत ही डिपेंडेंट था। सो उनको ना तो 62 में उनको सक्सेस मिला आईबी को, ना तो 65 में। उसके बाद जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप था और इंटेलिजेंस का सेटअप था, उनको एक जरूरत थी कि हमें एक एजेंसी की जरूरत है, एंड उसके लिए एक इंक्वायरी बैठाई गई थी जिनको भी पता चले कि इन फेलियर्स में 62 पर 65 पे इंडिया के फेलियर्स के कारण क्या है। And Mr. Cow had like a almost ringside view for both of these wars. वो IB में थे and he closely saw failures of intelligence gathering वहाँ पे. So when Mrs. Gandhi came to power, so he sent that report to her saying कि ये गलतियाँ हुई है, and I strongly feel that to take India forward as an intelligence and for gathering good intelligence, हमें एक नई agency की जरूरत है. And because he was so highly recommended and had been part of Jawaharlal Nehru's personal security and been part of his close circle as well, Mrs. Gandhi trusted Mr. Cow also. तो वहां से इस एजेंसी की शुरुआत हुई है। जरूरत महसूस की गई और फिर पीएन अक्सर, काओ, इंदिरा गांधी, मिश्रा, they all got together and formed a setup, which is they decided to bifurcate the like intelligence gathering into external intelligence gathering and internal intelligence gathering, and that's how it came. And this may sound like a regular TV gimmick who keeps I mean TV folks keep looking for catchy slogans, but look at the formation of that raw team. Mr. Cow, Kashmiri Pandit, then there was Nair Sahab, or then there was Banerjee. I mean, a true plural picture of India. Yeah, it's a pan-Indian team, like very, very nicely. There was also Dr. Phadke, who was Maharashtrian. Yes. So it was like, and they later on came to be known as like the cowboys. So this was the first set of cowboys. और काफी सारा इनमें कश्मीरी काफी वो prominent था, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद कश्मीरी lineage की थी. अक्सर was a Kashmiri guy, and Dhar was a Kashmiri person. Mr. Cow was Kashmiri. तो काफी सारे कश्मीरी ब्राह्मण पूरा सेटअप था एक लोगों पे. ट्रोइका अराउंड मिसेस गांधी. तो ये बताइए कि हमने जैसे आपकी किताब में बड़े दिलचस्प ढंग से आपने लिखा है कि कैसे इंटेलिजेंस से कुछ लोगों को लिया गया, कुछ लोगों को फ्रेशली लिया गया, लोधी रोड में दफ्तर बना, काम शुरू हुआ. शुरुआती तौर पे आरएन काव को ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस विंग एस्टैब्लिश करने में किस तरह की दिक्कतें आई? पहले तो because Mrs. Gandhi was a new prime minister, a lot of people were against it. Like, they thought that she could be manipulated, she could be managed. But when they figured that she has a mind of her own, and this was like a very bold step in the initial years of her ruling. So there was a lot of bureaucratic hassles only. कि ये हम बंटवारा नहीं करेंगे, ये होगा, हम अपने लोग नहीं देंगे. So, but मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उसी टाइम बनना शुरू हुआ था शायद. हाँ, तो इतना सारा मतलब it was internal जो अभी भी चलता रहता है कि who's going to get what. So इस सब के बीच में it was Mr. Haksar who almost like जैसे partition के time पे हुआ था, he said कि these people will go here, this will be here. He was the person who championed the cause of Raw. He was like we've decided to do this, like they need to get that kind of freedom to run this. And Mr. Cow had also asked for that only कि अगर हम ये बना रहे हैं तो I need to get my men, the people I trust, so that we have a strong agency. But it was a tough process for them to, even from an office space to getting like furniture, men, any kind of support from the government. It was a task. It was a task, and he chose Mr. Nair as a second in command, and he was also from IB. Shankaran Nair. And the first thing I think that Mr. P.N. Aksar helped also set up, the chief of IB was a director, and he had only limited administrative financial powers. So because RAW was to be a foreign intelligence agency which needed quick decisions, quick monetary allocation, so he made जो RAW के chief हैं जो कि उस समय Mr. Cow थे, he became a secretary under the PM. So उनके पास काफी सारे monetary power थे ताकि वो चीजें. It was very important. Which is very important क्योंकि decision आप क्विक ले सकते हैं, मुझे फिर permission की जरूरत नहीं है, तो Mr. Cow could take decision very quickly. और उनका प्रधानमंत्री को मैसेजेस डिलीवर करने का तरीका भी बहुत सही था. मतलब nowadays we keep talking about record keeping. What was it? So
मतलब जब मैंने पढ़ी बुक तो लिखा कि everything was based out of memory or yes. So it was because it was intelligence gathering, and they couldn't leave notes behind. Yeah. So the initial meetings were in a closed room in some undisclosed location where all of these men would be strategizing, and one of their rules was कि कोई notes नहीं लेगा, अपने memory से काम करना है, and we have to be very meticulous and not repeat the mistakes that IB has done. That was the main point of the initial meetings कि हम IB के mistake से कैसे सीखें और अपना एक खुद का we come up with our own process. And because we spoke about the Kashmir Princess incident, that really helped in the initial days of RAW and their training, because again Mr. Kao could lean on all of those contacts that he had made during the Kashmir Princess probe. So he reached out to the MI5, to CIA, to Mossad, and they all became helpful in giving those training out for the initial cowboys. और उसके बाद शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन, अपार्ट फ्रॉम प्लांटिंग स्पाइस, आइडेंटिफाइंग देम, ट्रेनिंग देम एंड एवरीथिंग, और जिसकी शुरुआत होती है या जिसके बारे में बस शुरू होता है, दो पाकिस्तानीज डिड नॉट नो कि एक ऐसी एजेंसी एग्जिस्ट करती है, अगरतला कंस्पिरेसी. टेल अस अबाउट अगरतला कंस्पिरेसी. तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली वो उसका थोड़ा हिस्ट्री भी है. अगरतला मतलब उसको बिगनिंग से जाना चाहिए. बिल्कुल. तो जब आजादी मिली हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथ साथ ही, सब उस समय क्या हुआ कि हिंदुस्तान तो एक यूनिफाइड यूनिट था, बट पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एक तो जो भी पाकिस्तान है, विच इज वेस्टर्न पाकिस्तान, और जो भी बांग्लादेश है, ईस्टर्न पाकिस्तान. एंड दोनों को दे वर नोन एज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और उसके बीच में इंडिया का कनेक्शन था. एंड उनका क्या था कि वेस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, और जो कि ईस्ट पाकिस्तान की भाषा थी वो बंगाली थी. एंड जिन्ना जब वो ही बिकेम द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, सो उन्होंने जब बांग्लादेश को बोला, जब ईस्ट पाकिस्तान को बोला कि उर्दू एंड ओनली उर्दू विल बी द लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, देन द बांग्लादेशीज कुड नॉट इवन लाइक टेक इट कि आप हमारी आइडेंटिटी, हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है, आपसे हमारी आइडेंटिटी छीन रहे हैं. तो वहां से भाषा आंदोलन चालू हुआ, जो कि असर्शन ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो चालू हुआ, जिसको कि वेस्ट पाकिस्तान ने काफी ब्रूटली सप्रेस किया था. काफी सारे स्टूडेंट रिवोल्ट हुए थे, काफी सारे स्टूडेंट अपराइजिंग हुए थे, बट उनको काफी ब्रूटल किया था, सप्रेस किया था. And sorry, just to add, and it was not only like a language identity that they wanted, it started from there, but they were like कि हमें एक step brotherly treatment मिल रहा है, जो सारा कुछ resources का allocation हो, participation in jobs हो. Or almost 50-60% of the Pakistan's total unified Pakistan's revenue came from Bangladesh, but East Pakistan, but they did not get that kind of money back, कि जो उनको डेवलपमेंट के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के उनको पैसा मिला नहीं. So slowly वो भाषा से चालू हुआ जो उनका आंदोलन था, और भाषा आंदोलन slowly galvanized into the revolution for identity, बंगाली आइडेंटिटी को असर्ट करने का वो हुआ. एंड स्लोली वो आइडेंटिटी बढ़ के एक नेशनल मूवमेंट बन गया, जिसमें कि आइडेंटिटी के साथ साथ फ्रीडम भी आ गई, क्योंकि जबरदस्ती के साथ की जा रही थी. जितना जबरदस्ती करोगे उतना ही वो लड़ाई करने की कोशिश करेगा. सो उस समय जो इंडिया था जो बीच में था, ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में. एंड देन इंडिया आईबी के टाइम से उनके बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान संबंध रहे थे, क्योंकि बंगाली काफी कल्चरल बहुत सिमिलैरिटीज थे. एंड they were helping them. और उसी के बीच में towards late 60s सारा आंदोलन चलता रहा पिछले 20-22 सालों से. And towards late 60s a secret meeting was held with like Indian it said that Mr. Shankaran Nair was very much involved in this meeting. Deputy Chief of RAW. The deputy fighting man of Aran Kao. Yeah. And he had gone to meet these people at Agartala, and in fact he was telling them कि don't do anything. शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के जो दूसरे नेता थे उनसे मिला. And Sheikh Mujibur Rahman और अवामी लीग के जो लीडर्स थे वो मिस्टर नायर से मिले अगरतला में, where Mr. Nair was telling them कि don't do anything hastily, क्योंकि you need to gather your strength before you go into a revolt. But वो जो बात है that spread, and it became the fuel that West Pakistan needed to kind of start
pushing down and suppressing these people, and they called it like the Agartala conspiracy. और उनके हिसाब से अगरतला कॉन्स्पिरेसी ये था कि उन्हें वो नदी के ऊपर जो ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जाती है, तो उनका प्लान ये था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अथॉरिटीज कि वहाँ पे एक बार्ज में इंडियन आर्म्स और वेपन रखेंगे और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश को ले लेंगे और दे विल स्टार्ट help them start the revolt. This became a or Awami League, क्योंकि they were the leaders of the entire revolution, and the leader of Awami League was Sheikh Mujibur Rahman and a set of people, so they were arrested, and this became a case, and this further galvanized the movement into not only identity or asserting the nationalism, but sort of freedom struggle. Also because he was getting very popular and very much loved by East Pakistan. So then now they saw it as a direct suppression of anything that they wanted when Mr. Mujibur Rahman was arrested. मतलब ये तय हो गया था कि देर सवेर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं वो और बढ़ेंगे और भारत उसमें एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल सिचुएशन प्राइमरली एंड बिकॉज ऑफ द शेयर्ड हिस्ट्री। इन सब के बीच एक कश्मीरी लड़का जो बीएसएफ का अधिकारी बन गया था और आराम से श्रीनगर के एयरपोर्ट पे आ जा रहा था या आने जाने दिया जा रहा था, जबकि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उससे भी आगे आतंकवाद की प्लेन हाईजैक की ट्रेनिंग लेके आया था, उसको एक प्लेन हाईजैक करने दिया जाता है इंडियन एजेंसीज के द्वारा। अभी IC 814 में हमें पता है हाउ वी फेल्ड मिजरेबली, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वी let it happen. Why and how? So while all of this was happening, India realized that there's a lot of movement happening from West Pakistan to East Pakistan. Men and resources were being transported, and the easiest was going via Indian airspace. They were already thinking कि अब इसका क्या करेंगे, you know? Sorry, इसका एक बैकग्राउंड है कि 70s के एंड में जनरल इलेक्शन वाज अनाउंस्ड इन पाकिस्तान। तो इलेक्शन अनाउंस हुए थे और इलेक्शन की जो वोटिंग हुई थी वो आई थिंक 6 और 7 दिसंबर को हुई थी और उसके रिजल्ट आए थे। उसके पहले एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था ईस्ट पाकिस्तान में, साइक्लोन बोला, जिसने बहुत डिवास्टेशन किया था। एंड देन जो इलेक्शन हुए थे अर्ली दिसंबर में, जब उसके रिजल्ट आए थे मिड दिसंबर तक, तो ईस्ट और पाकिस्तान दोनों को मिला के जो मेजोरिटी थी उसमें जो भुट्टो, क्या नाम था, जुल्फिकार अली भुट्टो, he was a prominent leader, he was vying for the post of presidency and he was fighting, he was, you know, जो याया खान थे उनके ये अगला बंदा अपने आप को जुल्फिकार अली भुट्टो, याया खान पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह थे और उन्हीं के दौरान ये इलेक्शन हुए थे और वो he was like, you know, डेमोक्रेटिकली वो करके कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो हम यू नो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी, और यहाँ से उनका जो बंदा था वो अपना जुल्फिकार अली भुट्टो थे। बट सरप्राइजिंगली जो पूरे असेंबली में उनके जो मेजोरिटी मिली वो शेख मुजीबुर रहमान को मिली, एक ईस्ट पाकिस्तानी को। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, दे कुड नॉट अलाउ अ बंगाली टू रूल ओवर द एंटायर पाकिस्तान, एंड दैट बिकेम अ फ्लैश पॉइंट। तो अपने ये भुट्टो हैड एंगेज मुजीबुर रहमान इन कॉन्वर्सेशन व्हाइल देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी बीइंग प्लान्ड। सो उसके बैकग्राउंड में ये हाँ, उसके बैकग्राउंड में they were also moving a lot of men and resources across both the nations, ताकि बांग्लादेश में जो तब ईस्ट पाकिस्तान था किसी भी किस्म के नागरिक विद्रोह को और सैन्य विद्रोह को रोका जा सके। तो एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत करने में लगे थे मुजीबुर रहमान से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सैन्य हमले की भी तैयारी कर रहा था टू क्रश द सिविल डिसोबीडियंस। तो उसमें हो क्या रहा था कि जब सैन्य हमले की तैयारी है तो सबसे जो छोटा रूट बनता है, अगर लाहौर से अपन को ढाका जाना है तो सीधे की प्लेन यहाँ से उड़ा के सीधे इंडिया के ऊपर से, दिल्ली के ऊपर से उड़ा के ढाका में पहुंचा दीजिए, तो जो कि उस समय 3 घंटे लगते थे, मुश्किल 3-3.25 घंटे, इजी वे। तो उसमें हो क्या रहा था कि बहुत सारे मैन मटेरियल आर्मी का पूरा आवागमन होने लगा था यहाँ से पाकिस्तान के जो आर्मी लोग यहाँ से जाने लगे थे, और पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी फ्रैटर्निटी की जो फैमिली से उनका हम फ्लाई बैक करने लगे थे। एंड इंडिया को लगा इन सब के बीच में कि देयर इज अ मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है, और वो इंडिया इज फैसिलिटेटिंग दैट, क्योंकि उनका एयर रूट एकदम खुला हुआ है, यू नो। सो उसी के बीच में होता है क्या है कि एक 16 साल का लड़का हाशिम कुरैशी एक कश्मीर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाता है। एंड जब उसको जब बीएसएफ उसको इंटरोगेट करती है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ पे एक प्लेन हाईजैक करने के लिए आया था, एंड वो हाईजैकिंग के उसको
वो और उसका काफी और elaborate एक plan. अकेला टीनेज बंदा मतलब आ गया प्लेन हाईजैक करने. Yeah. So उसका उन लोग को भी पता चला और इसकी रिपोर्ट मिस्टर काओ तक गई एंड काओ ने रियलाइज किया कि there is a something like the resource sitting in their hands and they can So utilize it. that fool was thinking that hijacker कि मैं एक प्लेन हाईजैक करूंगा, और जब इंटरोगेटर से पूछा कि एक प्लेन हाईजैक करोगे तो तुम्हारा जो सपना है कश्मीर की आजादी का कैसा पूरा होगा, बोले मैं वो प्लेन हाईजैक करूंगा जिसको राजीव गांधी उड़ा रहे होंगे. राजीव गांधी उड़ाएंगे, करेक्ट है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं तो उनको ज्यादा लेवरेज ज्यादा मिलेगा. तो आई वुड नॉट गो मच इन डिटेल क्योंकि वो आप पढ़ेंगे बुक में. बट हुआ ये कि दैट गाय वाज allowed to hijack a plane, was allowed to hijack a plane which was flying from. And it was very nicely facilitated. Instead of punishing him, उन्होंने बोला कि we'll make you an honorary member of the BSF and you just keep an eye on this airport और जो भी आ जा रहा है उसका हमें report दे देना. And he used this opportunity, got another young cousin with him, और वो जो दो teenage लड़के हैं with false guns and like hand painted grenades फ्लाइट के अंदर गए. It was a retired flight called Ganga, and they were all completely nicely set up for them to fail, and they hijacked that flight. So that hijack was one of those earlier hijacks in history, and it made such. बताइए कि उस गंगा को जो उड़ा रहे थे कैप्टन कचरू, उनको पता था कि ये हाईजैक होने वाला है? नहीं, किसी को नहीं पता था. वो एक मतलब एटलीस्ट लाइक सारी रॉ के टॉप ऑफिशियल्स किसी को नहीं पता था कि एम्बिगुअस स्पेस में था क्योंकि प्लेन वो रिटायर्ड था, उसको रीपेंट करके इंडियन एयरफोर्स या वो एयर इंडिया के कलर में पेंट करके प्लेन उड़ाया गया था. तो one does not know कि वो हुआ क्या. Publicly everybody says that they don't know about it, but when you like अगर if you do a little bit of detective work, ऐसे लगेगा कि how come none of the people, it can't be possible कि they were not hand in glove with Raw on this. So हुआ क्या कि स्पेशली जब मैंने ये चीज पढ़ी ना आपकी बुक में कि हाशिम कुरैशी चाहता था कि ये रावलपिंडी जाए, गैरिसन टाउन इन पाकिस्तान, लेकिन उसने बीच में ही कहा, कैप्टन काजरू ने कहा भाई फ्यूल खत्म हो रहा है, मतलब चलती गाड़ी भैया पेट्रोल नहीं है, वहां तक नहीं जा पाएगा, लाहौर में ही लैंड करवा लो. लैंड करेंगे. And Lahore was strategically placed very close to like 40-50 kilometers from Indian borders, So plane landed in Lahore. और उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ट्रांसफायर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. बट उसका रिजल्ट ये निकला कि नॉर्मली क्या होता है ना कि एक पीस टाइम में कोई भी, जैसे कि मैं किसी देश का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, आई कैन नॉट जस्ट रैंडमली गेट अप मंडे के चलो तुम मेरे कंट्री के ऊपर से फ्लाई करना बंद कर दो प्लेन. सो दिस गिव इंडिया रीजन लॉस. बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व था, कैसे लोग वहां पे हाईजैकर्स ने क्या किया, हाईजैक जो बंदरों का था उनका क्या हुआ, हाउ पाकिस्तान फोर्स्ड एक्चुअली टू फोर्स like on forced to work on humanitarian ground to उनका सेफ पैसेज और सेफ उनको पैसेंजर्स को करने के लिए. हुआ क्या कि जो इंडिया का जो एयर स्पेस जो खुला था, जहां से कि अभी सारा मैन मटेरियल एकदम 3 घंटे में यहाँ से वहां पहुंच रहा था, इंडिया ने इसको एक रीजन बनाया कि अभी in this Indian airspace is not very safe with Pakistani planes flying over the thing. Because of Hashim Qureshi. हमारे प्लेन को हाईजैक करते हो, आग लगा देते हो, बाकी डिटेल्स आप बुक में पढ़ेंगे. We can't reveal much. Yeah. Interesting. उसके बाद रॉ वार्न भी करता है शेख मुजीबुर रहमान को कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो सब चीजें. लेकिन फिर हम देखते हैं कि मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद वो मेरे ख्याल से अप्रैल में अरेस्ट होते हैं. अप्रैल में ट्रायल शुरू होता है जो कि दिसंबर तक खिंचता है. थैंक्स टू he gets arrested during Operation Searchlight, which is 26 और जिसमें बड़े पैमाने पर सारे इंटेलेक्चुअल्स को, जितने भी अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, उनको क्रश किया जाता है टिक्का खान के नेतृत्व में. द नोटोरियस टिक्का खान, बुचर ऑफ ढाका, बुचर ऑफ बंगाल. इन सब के बीच रॉ क्या काम कर रही थी, मुजीब बाहिनी को कैसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में स्नीक पीक दिए मुझे. So after all this, Raw knew that a war या कुछ तो is imminent, but they didn't realize कि there'll be something as big or as brutal as an Operation Searchlight, where the West Pakistan is headed by Tika Khan just descended on East Pakistan, and they wanted to just suppress everything by killing people. It's the biggest genocide in history even today. So इस बीच में people started fleeing into India, and India was like a
poor nation, we were not able to sustain so many people. Millions of refugees, we cannot handle. Of refugees, and all of those people who were coming in, they were coming in with the thing कि हमें कुछ करना है, like we are not going to take this sitting down. So they mobilized all of the people coming in and they started training them in guerrilla warfare. They brought them together and they formed like this guerrilla army, which is generically overall known as a Mukti Bahini, which is like they were Muktis for freedom fighters basically. So they were the vehicles of freedom almost. And they were separate Bahinis within that also, but overall they were Mukti Bahini who, with Raw's help, they started doing counter attacks because that's all they had. They had the knowledge of how to get back into their country, how to navigate the routes, and they had that enthusiasm and that anger in them कि we are going to give it back and we want our Prime Minister. इसके पीछे का भी एक बैकग्राउंड है जो हमेशा की तरह संदीप बताएंगे कि बैकग्राउंड की जब वहां से लोग आ रहे थे, क्रशिंग हो रही थी, तो इंडिया सीधे वॉर में क्यों नहीं कूद गया? संदीप। जब ये जेनोसाइड चालू हुआ 26 मार्च में, उसके बाद मार्च अप्रैल तक ये जेनोसाइड चलता रहा, बहुत सारे रेफ्यूजीज आते रहे एंड उस समय अप्रैल मिड में ही इंदिरा गांधी ने अपने काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी जहां पे कि मिस्टर मानेकशॉ भी थे, विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, everybody, all the people who mattered in the country, they were all there who could go for war. And उन्हें इंदिरा गांधी ने पूछा कि can we go for war tomorrow? And Manekshaw, as popularly now is a part of our Indian folklore, he said कि we can go to war tomorrow, but I cannot guarantee a victory. क्योंकि हमारी आर्मी को मोबिलाइज होने के लिए टाइम लगेगा, and I need preparation. I need time for at least 4 to 5 months to prepare my armies for the war. And monsoon was coming. Yeah, monsoon was coming, और उसके बीच में अगर हो जाएगा तो पूरे मक में सारा war machine रुक जाएगा. So I need that time. So हुआ क्या? So then Cow took that opportunity and he said कि if you have 5-6 months, then I'll give you that time. I'll make that ground कि when you post monsoon when you start the war, I'll give you that. I would have prepared the ground for you. And मुक्ति वाहिनी इसीलिए काम आई क्योंकि जब इन्हीं 4 महीनों में पाकिस्तान अपनी तैयारी, क्योंकि अभी उनका रूट लंबा हो गया था वहाँ ईस्ट पाकिस्तान पहुंचने में, ताकि वो तैयार ना हो पाए लगातार, दे वुड बी एट वॉर. सो मुक्ति वाहिनी के थ्रू, सेवरल वाहिनी के थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर, हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर, सबोटाज, उनके इंस्टॉलेशन अटैक करना, वो लगातार चलता रहा. हैरेसमेंट जो कि जरूरी था ताकि पाकिस्तान अपने आप को ऑर्गेनाइज ना कर पाए ईस्ट पाकिस्तान. And so there were 2 things he did. एक तो there was this Mukti Bahini, and the second thing that he's very, very known for is the Psy-war, psychological warfare. So he said, not only will we do this, we will also start like a soft propaganda on the end of telling the world about the atrocities that is happening from West Pakistan to East Pakistan. And within both of this, Indira Gandhi and Mr. Swaran Singh also started rallying support from UN and the countries all around. Ki India has gotten stuck between these 2 countries. You know what? आपस का झगड़ा है, हम शरणार्थियों को झेल रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं. तो बेसिकली 2 ट्रैक पे चल रही थी चीजें कि जब सैम बहादुर ने, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जो जब जनरल मानेकशॉ थे, उन्होंने कहा कि भाई आई नीड टाइम टू प्रिपेयर. तो उस टाइम को यूटिलाइज हम 2 फ्रंट पे कर रहे थे. इंदिरा गांधी पूरी दुनिया में घूम के डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटा रही थी और यूएसएसआर के साथ वो ट्रीटी कर रही थी कि जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आए, 7वां था कि 5वां था, 7वां बेड़ा आए, तो यूएसएसआर भी अपनी मरीन्स को मोबिलाइज करे. और रॉ जो शरणार्थी थे उसके बीच से जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग थे या जो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनको ट्रेन करके वापस गुरिल्ला वॉर के लिए भेज रहे थे, जैसा अनुषा ने कहा, कि ताकि पाकिस्तान की आर्मी चैन से ना बैठ पाए ईस्ट पाकिस्तान में. इन सब के बीच एक ऑपरेशन होता है जो मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में, और मैं उसके बाद से, इस किताब को पढ़ने के बाद से कई महफिलों में वो किस्सा सुना चुका हूँ शॉर्ट में. ऑपरेशन जैकपॉट, एंड स्पेशली द वे दे वर रिलेइंग द मैसेज ओवर रेडियो. प्लीज टेल अस अबाउट इट. सो ब्रीफली मैं इसके बारे में बोलता हूँ. सो वो है कि जब ये अब ब्रीफली बताओ भाई साहब, ये ट्रेलर है जिसमें लगा कई लोग बोलते हैं कि साहब वीडियो देख लिया हो गया. नहीं, ये तो सिर्फ वो जैसे मिठाई की दुकान जाते हैं, अच्छा साहब थोड़ी सी इमरती टेस्ट करिए, थोड़ा सा खीर मोहन टेस्ट करिए, पूरा खाना है तो किताब पढ़िए. तो हाँ, ब्रीफली बताओ तुम संदीप. ऑपरेशन जैकपॉट हुआ क्या है कि जब जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग तो हो गए थे अभी, उनका जो कम्युनिकेशन दूर था, बट ये कि उनको जो नेवी के शिप्स थे और ईस्ट पाकिस्तान में काफी सारे डॉक्स भी थे,
जिनको की अभी भी वो पाकिस्तानी नेवी उनको सप्लाई कर रही थी। तो जो प्राइमरी जो ऑपरेशन जैकपॉट का एम था कि उनको डिसेबल करना कैसे है, क्योंकि एयर कंट्रोल तो मिल गया था इंडिया को, नाउ दे वांटेड वाटर कंट्रोल आल्सो। एंड उसके बीच में एक रेबेल जो पाकिस्तान की नेवी के ऑफिसर थे, जब ये पूरा अनाउंस, अब्दुल वाहिद चौधरी, कमोडोर Abdul Wahid Chaudhary. Okay, so Abdul Wahid Chaudhary and a group of his men, they were on board in a ship in France when वो announcement हुआ when Mr. Sheikh Mujibur Rahman got arrested. अब वो they are East Pakistanis, Bangladeshis with West Pakistan. They also wanted to participate in the freedom struggle. So they left the ship, like they did. टकमा देके निकल गए। टकमा देके निकल गए। They crisscrossed 4 different European countries. फ्रांस की पुलिस उनके पीछे पड़ी है। Finally they reached the Swiss Indian embassy in Switzerland. वहां से उनको दिल्ली लेके आते हैं। Mr. Kao himself like questions him. They ascertain their loyalties, and Mr. Chaudhary is made the head of this operation that's going to be called Operation Jackpot, which is sabotaging the ships at the ports and making sure that they blast so that people think if waters are also not safe anymore. They undergo rigorous training, and when they are sent to the mission, they can get code only via radio, because that's the only thing that they have with them which is safe. So on and radio pe unhe 2 gaane the that was the starting and the ending radio songs. Agar wo gaane baje to then you're ready for the attack. So all day every day for 40 days after, like they were waiting for the mission, they are like supplies are dwindling. Uske beech mein they are waiting for those 2 songs to come so that they can plan the mission and attack. It's a great military survival drama actually there. How they actually survive the forest. They save themselves from Sundarban tigers and they reach tigers and deep inside Bangladesh. मतलब आप ये देखो कि एक ऑपरेशन अपने आप में एक मुकम्मल वेब सीरीज या फिल्म है। I mean, you think of it, सिर्फ ऑपरेशन जैकपॉट, कहाँ से वो आते हैं, उनकी रॉ की ट्रेनिंग, फिर वो कैसे सुंदरबन में मॉनसून के बीच में जा रहे हैं, अपने आप को टाइगर से बचा रहे हैं, दुश्मन से बचा रहे हैं, रात में ही सफर कर रहे हैं विद लिमिटेड राशन, क्योंकि बम भी ले जाने हैं, और वो अंडर वाटर बम बांधने हैं, उसकी ट्रेनिंग। चिटगांव और नारायणगंज और 2 और थे, मोंगला एंड चंदपुर। it's simultaneous attacks on the same, चारों में एक साथ करना है, कोऑर्डिनेशन, और रेडियो यूज नहीं करना है। जो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसके गाने सुन के अंदाजा लगाना, अच्छा ये गाना आ गया मतलब अटैक शुरू, सिग्नल है आपका। और उन्होंने बोला था even if at that period Mrs. Indira Gandhi herself requests a song, she will be denied, because ये जो पीरियड है वो सिर्फ आपके मैसेजेस ट्रांसमिट करने के लिए है। इंटरेस्टिंग। আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি। आज हमारी गुड़िया अपने ससुराल पहली बार जा रही है, एंड देन ब्लूम बारात आती है। बारात आती है। जब हम लोग ऑपरेशन जैकपॉट की बात करें तो मुझे एक और कमाल का ऑपरेशन याद आ रहा है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। जी, जो वॉर के दौरान हुआ था कि हमने जो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसकी वाटर टेरिटरी को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन जिस कराची पोर्ट पर इनको सबसे ज्यादा गुमान था, और क्यों गुमान था मुझे पता नहीं, दैट फूल जो रंगरलियां मना रहा था ब्लैक पर्ल के साथ, है ना, शराब पीते हुए, याहिया खान, और वो अपने नेवल कमांडर को नहीं बता रहा है, नेवी चीफ को, कि मैं जंग करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान के साथ। बस आके बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, सब कुछ कर लिया, बट ही वाज। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट, त्रिशूल, कैसे हुआ? तो और उसके पहले वो संदीप बैकग्राउंड भी बताएंगे कि वो राइट। सो हुआ क्या कि इसका काफी लंबा बैकग्राउंड है एक्चुअली। 65 वॉर के बाद बता दीजिए, हॉपिंग फ्रॉम वन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट टू अनदर, बाकी व्यूअर्स खुद रीडर्स डिस्कवर करेंगे। ठीक है। सो उस समय क्या हो रहा था कि अमेरिका वाज सप्लाइंग वेपन्स टू पाकिस्तान। वो वेपन सप्लाई कर रहे थे, बट क्या सप्लाई कर रहे हैं, कैसे सप्लाई कर रहे हैं, कराची पोर्ट का सिक्योरिटी और उनका डिफेंस का इंतजाम क्या है वो हमें पता नहीं था। उसके लिए एक उसके लिए एक I'm so happy Sandeep that Anusha has disciplined you well, and the way you take a pause, then look at her and will you
I'm just thinking कि हम सारी कहानी तो बता रहे हाँ हैं। वही मुझे लग रहा है कि मैं कहानी तो बता नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बोलूं क्या इसके बारे में। Devil lies in details. तो इसलिए आप कहानी सारी तो नहीं बता रहे, मैं इसीलिए कई जानबूझ की चीजें छोड़ रहा हूँ। Okay. जी जी। जो हमने ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे ऑपरेशंस इसीलिए छोड़ दिए हैं। सीधे मैं इसीलिए ऑपरेशन जैकपॉट से सीधे ऑपरेशन ट्राइडेंट पे आ गया। आईएनएस गाजी, सॉरी पीएनएस गाजी, आईएनएस राजपूत ने कैसे चकमा दिया, और बांग्लादेश में वो जनरल सगत सिंह ने कैसे वो सॉर्टी मारी, फिर आगरा से क्या बदमाशी हुई कि एक तस्वीर 5000 और एक प्रेस रिलीज और बीबीसी भी चकमा खा गया। वो मैं कहानियां छोड़ रहा हूँ, आप ट्राइडेंट बताइए। So basically, जैसे कि we wanted information about Karachi port, and again they didn't know what to do. Like it was ये थोड़े महीने पहले की बात है, like in during the monsoons only. So they decided कि अब क्या करें इसका. That's when they realized कि they found a bakra in a Parsi doctor जो customs related कुछ चीजों में अटके थे. So Mr. Shankaran Nair especially, he said कि we'll use him. बेसिकली अनुषा जिस डॉक्टर के बारे में बता रही हैं वो मुंबई बेस्ड डॉक्टर थे, जो अपने जहाज से जाते थे, मुंबई में मरीजों का इलाज करते थे, कराची में भी मरीजों का इलाज करते थे, जिसको हम ट्विन पोर्ट सिटी कह सकते हैं, जो इंडिया था उसमें, और फिर वहां से कुवैत जाते थे और वापस आते, तो उनका जहाज जाता रहता था। And he was like vetted by both the countries. He was like a बेचारा एक नॉर्मल सा डॉक्टर था जो किसी चीजों में, मतलब he was a regular guy. But Mr. Shankaran Nair ने उनको ब्लैकमेल किया, उनको बोला कि if you want your customs thing to go away, तुम्हारे साथ 2 लोग जाएंगे, वो कौन लोग हैं तुम कुछ पूछ नहीं सकते हो, बस उनको जाना है कराची और तुम उन्हें वापस ले आओगे. So 2 raw agents got aboard his boat. Now this doctor is shitting bricks. He's like, अब मैं क्या करूं? He gets stopped. तो उसके पहले he puts both of those people in the sick bay. और when he gets stopped by जहाज में अलग-अलग कंपार्टमेंट होते हैं. एक कंपार्टमेंट होता है कि अगर कोई समुद्री यात्रा के दौरान बीमार हो गया तो उसको आइसोलेट करने के लिए उसमें रखा जाता है या इलाज होना है, दैट इज कॉल्ड सिक बे. That is called the sick bay. तो जब उनके वहां पे वो चेकिंग चल रही थी उनके बोट की, सीआईडी का इंस्पेक्टर आया. हाँ, तो वहां का सिक्योरिटी का जो इंस्पेक्टर है तो उसको बोला कि इनको स्मॉल पॉक्स है, और अगर वो स्मॉल पॉक्स है तो ऑफ कोर्स दे आर लाइक नोबडी टचेस देम, छूत वाला रोग है तो वो चल सकता है. उन्होंने बोला इसको स्मॉल पॉक्स है. बट वो स्मॉल पॉक्स के अंदर उन दोनों जो एजेंट्स ने क्या किया, उसका रिजल्ट ये निकला कि जब वॉर चालू हुई, उन्हें क्या फोटोज खींचे, और वो हुआ कि जब वॉर चालू हुई इन 3rd of December, तो दिस मिशन वाज टेकन ऑन द नाइट ऑफ द 3rd of December, एंड उनने कराची के एक पिन पॉइंट को वो फोटोग्राफ किया था. So when Operation Trident happened, which was like an attack in Karachi, because of RAW, all of the military our military had intelligence about Karachi port. हमें पता था कि कराची में कौन सा रडार कहाँ लगा है, कहाँ एम्युनिशन है, किस जहाज पे लदा हुआ है, कहाँ पे इनका फ्यूल डिपो है, तो हमें पिन पॉइंटेड अटैक करना है, वेस्ट नहीं करना है, अटैक करना है और वापस आना है. And that Trident attack itself is a like great story. तो उनके इंडिया के पास शिप नहीं थे जो कि वो मिसाइल बोट्स नहीं थे जो कि बॉम्बे से वहां तक अपने पावर पे जा सके. They were towed actually. They were towed by Navy and they attacked. जुगाड़ चल रहा था, भैया रस्सी फंसा के खेल लो, ट्रैक्टर से खींच लो हमारी कार, और वहां पे ले जाके छोड़ दिया और उसके बाद दे धमाका. अच्छा, तो जो भी दर्शक इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, मैं आप थोड़ा सा आपसे ये उम्मीद की जाती है कि बिफोर यू रीड दिस बुक, बेसिक, हालांकि आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इस बुक से आइडिया लगे, पर आपको पता होना चाहिए 1971 के वॉर में क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच फ्रिक्शन किस तरह का था, मुजीब के नेतृत्व में कैसे मूवमेंट चल रहा था और इंडिया को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, और फिर इंडिया ने जब फाइनली वो वॉर शुरू हुआ, जो इंडियंस को लग रहा था कि अगर याहिया खान अक्टूबर में शुरू कर देता तो शायद एडवांटेज में रहता, लेकिन उसने वेट किया और हम खूब उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे थे कि तू पहले हमला कर तो सही, तू आके बम गिरा और ऐसे फूल के गुप्पा हो जा कि तूने हमारी एयर स्ट्रिप नष्ट कर दी, जबकि हम पहले ही वहां से चीजें हटा चुके थे. और फाइनली फिर 3 दिसंबर को वॉर शुरू होता है. 13 days वी चेंज द मैप ऑफ पाकिस्तान फॉर गुड, क्योंकि जिस तरह के ब्रूटल एक्टिविटीज हो रही थी इस पाकिस्तान में, वो कोई भी सभ्य देश उसको अलाउ नहीं करेगा, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें. लेकिन
ये याहिया खान तो अपने आप में बड़ा कैरेक्टर है। हालांकि इनके सारे ही जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे लगा कि एक जनरल अयूब था जो थोड़ी जल्दबाजी कर गया और 65 का वॉर हारा, डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज एडवाइजर्स। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान के हिस्टोरियन वो बोलते हैं कि जनरल अयूब के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन, जीडीपी काफी हुआ था, पर 65 के वॉर के बाद उसकी पोजीशन कमजोर हो गई। अदरवाइज दिस याहिया खान, जुल्फिकार, जियाउल हक, मतलब एक वो आम की पेटी में बम रखना पड़ा उसको मारने के लिए, है ना, और देन परवेज मुशर्रफ, ये सब ने तो सिर्फ अपने हित साधे, देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो याहिया खान के बारे में आप लोगों को पढ़ते और रिसर्च करते वक्त सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या लगा? उसको नंगे ही ब्लैक पर्ल को छोड़ने जाना था, दैट पार्ट, या वो नूर जहां से गाने सुनता था फोन पे शराब पी के कि मेरे लिए गाओ, दैट पार्ट, या वो बड़ी बड़ी बातें झोंकता था, नहीं नहीं मदद आने वाली है, सफेद गोरे और पीले गोरे आने ही वाले हैं। आपको क्या लगा उस पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह में? मतलब ही वाज अ फूल, दैट्स क्लियरली देयर। आई थिंक सस्पेंस के लिए आपने काफी बोल दिया, हमें बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में कि who was that guy. I would just like to say that मुझे ऐसे लगता है कि वो काफी शौकीन आदमी था. He had lot of wealth. He wanted to enjoy life. पता नहीं क्यों. Like a बिगड़ैल जमींदार, Yeah. involved in ayashis and not bothering about the. And he was power drunk, but he had no strategies or nothing that he could call of his own. तो वो ऐसे ही बहते गया and he brought down just entire, like he was responsible for this carnage that happened. Yeah. So because he wanted to hold on to this East Pakistan. When you're totally like, you know, when you understand कि वो आप hold नहीं कर सकते हो, then you have some kind of process, some kind of, you know, कैसे वो किया जाए, ease out कैसे किया जाए. actually, if they hadn't stretched it for so long, he could have still gotten East Pakistan. He would have just Mujibur Rahman would have been the prime minister there, but Pakistan would have still been West and East Pakistan. But because of his ego and because of his drunken power is what led to the split, the partition for them. और एक चीज, हाँ संदीप प्लीज। बहुत ही बड़बोले भी थे वो, कि वो अपनी बातों को छुपाना उनको नहीं आता था. सो उनके बड़बोलेपन के कारण हमें ये पता चला कि अटैक किस दिन होने वाला है. एक ड्रंकन स्टेटमेंट ने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को बोल दिया कि उन्हें पूछा कि 10 दिन में कैन आई कम एंड इंटरव्यू यू ऑन 23rd of November, एंड ही सेड कि नहीं 10 दिन में तो वॉर फ्रंट में होगा, यू नो. एंड दैट इज अ स्पाइस काम, लाइक यू नो, स्पाई का जॉब ही यही है कि अगर ऑल द विस्पर्स, वो मतलब क्या है इसका. एंड दैट इज हाउ, लाइक यू नो, वो स्पाई का काम है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और इंफॉर्मेशन को बैकअप करना और इंफॉर्मेशन को बैकअप करके सेंस बनाना कि ये बोला गया कोई जो वाक्य है वो एक नॉनसेंस है, किसका कुछ एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कुछ मतलब है. सो वो था. एक आपकी बुक पढ़ के मुझे दिलचस्प चीज और पता चली, मेरी इजराइल में काफी दिलचस्पी है, एंड लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर जिनके टाइम पे कितने ही ऑपरेशंस हुए, 6 डे वॉर हुआ, एंड हाउ इजराइल हेल्प्ड अस ड्यूरिंग 1971 और इंटेलिजेंस एजेंसीज के तौर पर, क्योंकि फॉर्मल एसोसिएशन तो हमारा बहुत बाद में हुआ था नरसिम्हा राव टाइम पे. याहिया खान के दफ्तर में क्या ही कर दिया हम लोगों ने, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि वो कुछ भी बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है. अच्छा, तो आप मुझे सबसे आखिरी में क्या ऑपरेशन पाइथन में तो खैर उतना डिटेल नहीं है, आप जब ये सब रिसर्च कर रहे थे तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बिल्कुल जो है रोंगटे खड़े हो गए उसके बारे में पढ़ते और फिर लिखते हुए, वो कौन सा पार्ट लगा, कौन सा ऑपरेशन लगा? मैं तो व्हेनेवर आई वाज इमेजिनिंग, जैसे आप लोगों ने लिखा कि रॉ का दफ्तर है और शंकरन नायर एंड आर.एन. काव, 2 people strong headed but very different in their approach, और उनके जो शॉर्ट 1 line कन्वर्सेशन हो रहे हैं, you want me to believe that you had no role in that 5,000 paratroopers theory, and then he's just smiling, I can't confirm that, you know. वो बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लग रहा था कि कैसे बात करते होंगे, कैसे टीम के तौर पर एक्ट करते होंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, क्योंकि प्राइमरली दिस इज अ रॉ स्टोरी. रॉ ने कैसे अपने आप को फर्मली बिल्ड किया, और वो भी कि किस तरह के इल्जाम आपके हिस्से आते हैं कि लोगों ने कहा कि अरे बांग्लादेश बनने के बाद तो रॉ कंप्लेसेंट हो गया और उन्होंने अपने आंख नाक कान खुले नहीं रखे, और इसीलिए 1975 में मुजीबुर रहमान का एसेसिनेशन भी हो गया. लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है कि एक बुजुर्ग पान और सुपारी का कारोबारी जो फ्लाइट में बैठ के ढाका पहुंचा था, लेकिन उसकी बात पे
मुजीबुर रहमान ने ध्यान नहीं दिया था, एंड दैट कारोबारी इन डिस्गाइज वाज आरएन काव, legendary आरएन काव. So Yeah. many wonderful stories. I'm Yeah. sure you guys thoroughly enjoyed writing it. Yeah, Yeah, absolutely. absolutely. And the best part was not actually writing about it, but the research part of it was very interesting. कि how you come to know those stories. And क्योंकि ऐसा जो attempt हमारा book के साथ ये है कि वो कैसे रॉ का फॉर्मेशन और 97 वॉर को कैसे डायरेक्टली कनेक्ट करें. सो लोगों ने रॉ के बारे में लिखा है, पहले मिस्टर काउ के बारे में लिखा है, मिस्टर नायक के बारे में लिखा है, बीरमन के बारे में लिखा है, वॉर के बारे में अलग से लिखा है, बट दोनों का एज ए लिंक, एज अ सीक्रेट सर्विस की उनका बैकग्राउंड कैसे उन्हें सेट किया, ग्राउंड कैसे सेट किया, वो नहीं किया था. सो वो लिंक बनाने में, वो कनेक्शंस बनाने में हमें बहुत सबसे ज्यादा मजा I think it also gave like this strange joy that India at that point fought someone else's war. This was not our direct war, but how we used our intelligence, and we were still such a young nation. We were 20 साल भी नहीं हुए. We were neither a military power nor a economic power. Economic power, and we facilitated this war and we won it with these small things and a lot of jugaad. That is what the story is. हमें छोटी-छोटी वो जो स्ट्रेटजीज हैं कि जनरल मानेकशॉ लगातार वो पैम्फलेट गिरवा रहे हैं, अनाउंस करें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की सरेंडर कर दो कुछ नहीं होगा, सरेंडर कर दो कुछ नहीं होगा, और फिर फाइनली वो जो विंग कमांडर बिश्नोई ड्रॉप करते हैं बॉम्ब एसी, और वो कितना हबड़ तबड़ है कि अभी 26 मिनट में मीटिंग खत्म होनी है, तुम्हें बोले अरे 21 मिनट तो उड़ने में जाएंगे, और फिर नक्शा पकड़ा दिया गया एक बच्चों वाला, अच्छा यहाँ पे बम गिरा दो, और बैठते बैठते फिर बदल दिया गया, अरे यहाँ नहीं यहाँ गिराना. नहीं, सो वो ऑपरेशंस ना वही है कि हम लोग बात कर रहे थे कि दैट वाज द एज ऑफ हीरोज एक्चुअली. एवरी सिंगल ह्यूमन, single person who worked and endeavored on those things, Indira Gandhi, Kao, Bishnoi, Mr. So many unsung heroes जिनके बारे में उतना स्पॉटलाइट नहीं गई, सगत सिंह, बिश्नोई, नेवल ऑपरेशंस. They were all heroes actually. They were all, it was made by heroes that time. Mujibur Rahman, they were all yes. आपको it takes courage to say कि नहीं मैं भाग के अपनी सेफ्टी के लिए नहीं जाऊंगा, despite the fact that he knew that he will be arrested, और using that tactic जिसके बारे में आपने बुक में डिटेल में लिखा है कि अच्छा अब ये मेरे ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चला रहे हैं, तो मैं इस मुकदमे को कितना डिले कर सकता हूँ, डिले कर सकता हूँ. और ऑल्सो क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने उसको जो वॉर चालू किया था, उनको जो एक मॉरल ग्राउंडिंग तो हमें देना था वॉर पे. ऐसे नहीं हो सकता है कि इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान वाज ऑलवेज बीन क्लेमिंग कि इंडिया के इंपीरियलिस्टिक गोल्स है, तो पाकिस्तान को हरा के इस पाकिस्तान पे कब्जा करके वो करा लेगा. तो इंदिरा गांधी हैड टू हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम से आते हैं, जो कि नेहरू ने हमारे यहाँ काफी स्ट्रांगली हमें इम्बाइब करी थी. तो इंदिरा गांधी टू शो इट टू द वर्ल्ड कि मैं इंपीरियलिस्टिक गोल के साथ नहीं हूँ. सो उसी चक्कर में जब उन्होंने पूरा इतना पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में पूरी जमीन काफी सारी जीती थी, ईस्ट पाकिस्तान में काफी किया था, she never had imperialist goal and she never took any control of those things. And she let all of that go to get Mr. Mujibur Rahman back home. Yeah. So it also feels like at the end of it, they had a very strong moral grounding to fight this war. और अब तो चूंकि ये 50 बरस पूरे हो रहे हैं 71 के वॉर पे, तो आई एम श्योर ऐसे खूब सारे डॉक्यूमेंट्स और खूब सारी चीजें आएंगी. और मैंने अपनी 71 की रीडिंग नए सिरे से शुरू कर दी है थैंक्स टू योर बुक. अभी मुझे और भी किताबें आनी शुरू हो गई हैं, एंड आई एम वेरी सीरियसली थिंकिंग कि क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है. सो थैंक यू फॉर पुशिंग मी टुवर्ड्स दिस टॉपिक मोर. और मेरे ख्याल से एक अच्छी किताब, मेरे गुरुजी कहा करते थे, वो नहीं है जो आपके सब सवालों के जवाब दे. एक अच्छी किताब वो है जो आपके कुछ सवालों के जवाब दे, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल पैदा कर दे. क्यूरियस करे आपको. Sandeep and Anusha, it was absolute pleasure talking to you. Thank you. Same here. Thank you. It was really lovely talking to you and talking about the book. ये वेस्टलैंड से किताब आई है, वेस्टलैंड पब्लिकेशन का इम्प्रिंट है, गोल्डन पेन. और द वॉर दैट मेड रॉ, अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत की किताब है. 499 रुपए इसकी कीमत है, एंड दिस इज वर्थ योर मनी. आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक एज किताब वाला. आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए. और इससे पहले कि आप में से कुछ लोगों के जहन में आए कि हाँ भाई साहब, भैया लल्लन टॉप आपने कह तो दिया पढ़े, लेकिन किताब अंग्रेजी में है, ऑथर्स भी आधे टाइम अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो भैया ये सरल अंग्रेजी है और अंग्रेजियत की खूब मुखालफत करिए. हम खुद ही करते हैं, गमछा डाल के बैठ जाते हैं, है ना, और तांबे के लोटे से
अपने हलक में पानी उड़ेलते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजियत का विरोध करते करते अंग्रेजी भाषा का विरोध मत करिए, क्योंकि अंग्रेजी में ज्ञान का विपुल भंडार, बहुत सारी नॉलेज है जो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। आप हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में इंतजार करेंगे तो वक्त लग जाएगा, और सही से नॉलेज होना, समय से नॉलेज का होना, आर्यन काव ने हमें सिखाया है कि कितना महत्वपूर्ण है। तो सरल अंग्रेजी है, आप आराम से पढ़िए, और अगर किसी को लगता है कि फिर भी नहीं पढ़ सकते तो मैं संदीप और अंशा से ये दरख्वास्त करूंगा कि दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ये किताब आए, इसके लिए कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप, आपकी ये पहली किताब है, अंशा आपकी भी? यस जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिले की शुरुआत भर हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की किताब वाला में इतना ही। धन्यवाद। थैंक Thank यू। you.